नमस्कार दोस्तों, जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग निबंध लेखन की पहली कक्षा में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग निबंध लेखन से संबंधित सभी विधाएं के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि निबंध लेखन के लिए किन किन बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी बातें हैं जो मुझे निबंध लेखन में ध्यान रखना चाहिए। आयोग क्या चाहता है जब मेरा निबंध चेक करता है, तो परीक्षक जो होते हैं निबंध को चेक करने वाले, वो किन किन बातों को ध्यान रखता है और अधिक मार्क्स देता है। निबंध का प्रस्तुति कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, निबंध के बारे में डिटेल्स जानकारी लेने से पहले क्यों ना एक बार हम लोग यूपीएससी का पेपर्स देख लेते हैं कि जो सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2022 में जो पेपर्स आए हैं निबंध से रिलेटेड, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में, खासतौर पे संक्षिप्त रूप में हम लोग निबंध का देख लेते हैं 2022 में किस प्रकार से निबंध पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि हम लोगों का माइंडसेट बन जाएगा कि निबंध में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को निबंध लेखन प्रक्रिया में अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर पिछले, अभी तो आप जान रहे हैं कि 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। अभी डैफ 1 का जो है फॉर्म भराई चालू हो गया है, तो अभी तो तैयारी चल रही है 2023 मेंस के लिए। 2022 का मेंस हो चुका है, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर में आप यहाँ देख लीजिए जो कुछ बेसिक बातें हैं निबंध लेखन से संबंधित। आप यहाँ जानते हैं कि अधिकतम मार्क्स 250 होता है, 250। समय जो है निर्धारित 3 घंटे होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड ए और बी प्रत्येक में से एक एक विकल्प चुनकर, विषय को चुन करके 2 निबंध लिखिए, और जो प्रत्येक का लगभग कितना होना चाहिए, 1000 से लेकर के वर्ड लिमिट कितना है, 1200 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। तो 1000 से 1200। देखिए यहाँ पर जो सेक्शन ए है, 2 सेक्शन यहाँ दिए जाते हैं। सेक्शन ए जो 4 होते हैं, 4 में से एक आपको लिखना होता है, और सेक्शन बी होता है खंड ब, वहाँ से एक आपको लिखना होता है। तो हम आपको एक बार में पढ़ के बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 1 नंबर, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है, कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, यानी पोइट्स आर दी एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी, यहाँ देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, यानी हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वोन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। यहाँ देखिए रूमानी मनुष्य का यहाँ दिया है इंग्लिश रोमांटिक मैन। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न देखिएगा गौर से, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है, यानी अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, ठीक है। इस प्रकार से मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए खंड ब में क्या है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो, यानी द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर है, यहाँ से भी एक लिखना होता है, आप यदि नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा, खासकर तौर पे निबंध पूछा गया है। आपका क्या ब्रेन में, आपके दिमाग में विचार बन रहा है लिखने के लिए, कितने बिंदु बन रहा है, किस प्रकार आप निबंध को समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है, अ स्माइल इज अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, केवल इसलिए ही कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, यानी जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट,
ठीक है, ये तो यूपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, निबंध का है, यहाँ एक एक लिखना है। यदि आप आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, यदि मैं एक स्टेट पीसीएस में बीपीएससी को लूँ, तो बीपीएससी 69th प्रीलिम्स का जो है एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को, और इसका मेंस जो है 2 महीने बाद ही दिसंबर में होने वाला है। और इसमें भी नए सिलेबस पैटर्न होने के बाद, चेंज होने के बाद जो है वहाँ पर सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, और उस नए सिलेबस के आधार पर एक बार एग्जाम हुआ है। हम आपको बता दें कि 68th बीपीएससी मेंस का जो है एक बार एग्जाम हुआ है नए सिलेबस के आधार पर, जहां पर एसए को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए इस एसए में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं, ये भी यहाँ भी 3 घंटे हैं टाइम, यहाँ भी मार्क्स, ये वहाँ 250 मार्क्स था और यहाँ 300 मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड लिमिट, वहाँ यूपीएससी में 1000 से 1200 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 700 से 800 होता है। यानी क्या कि खंड 3 खंड दिए होंगे आपको, 3 खंड दिए हुए हैं, और प्रत्येक खंड में से क्या लिखना है, एक एक करके लिखना है। यानी प्रत्येक खंड में कुल मिलाकर के 12 प्रश्न होंगे आपके पास 3 खंड में, और प्रत्येक खंड में, एक खंड में 4 प्रश्न दिए होंगे, जहां से एक प्रश्न आपको यानी एक निबंध लिखने जरूरी है, जिसका वर्ड लिमिट कितना हो गया 700 से 800। देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी निबंध पूछा गया है। निबंध है, फॉरेस्ट क्रिएट्स इन ऑन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। यानी जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। दूसरा देखिए, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट आल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। यानी साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तीसरा देखिए, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। यानी अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। देखिए किस प्रकार से खास करके जो फिलोसफिकल ऐसे पूछा जाता है, जो इसमें पूछा गया, कंटिन्यू फिलोसफिकल ऐसे का ही लाइन दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए नेक्स्ट की क्या पूछा गया है कि गुड आर्ट शुड एलुमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ्स। यानी उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। देखिए किस प्रकार से ऐसे पूछा गया है। मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी के बाद यानी स्टेट पीसीएस के तौर पे देखा जाए तो बीपीएससी जो नए परिवर्तन किया है, इसमें वाकई अपने परिवर्तन के दौर में बहुत आगे बढ़ गया है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, सो खास तौर पे निबंध लेखन के लिए। यहाँ पर भी देखिए, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाई हिस्ट्री। यानी हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। छठा देखिए क्या है, इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। यानी इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में क्या पूछा है, 7 में पूछा है विचार जीवन का आधार है, यानी थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। देखिए किस प्रकार के अमूर्त विषय, अधिकांश अमूर्त विषय पूछा गया है, यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो। एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। आप जानते होंगे डिजिटल डिवाइड की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी हमारे इंडिया में, इसको लेकर के भी यहाँ पूछ लिया गया है। यहाँ देखिए जो पार्ट 3 है, इसमें 9th नंबर में ऐसे पूछा गया है, यहाँ से भी आपको यहाँ देखिए किस प्रकार से पूछा गया। ये मैथिली भाषा में मुझे जो जान पड़ता है, मैथिली भाषा में लिखा गया है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। इन्हीं नांगर मतलब एक प्रकार का लांगर की जो लेम की बात किया जा रहा है खास करके, और आन्हर मतलब अंधा की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा। यानी पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, यानी आप देखते होंगे कि कोई कार्य आपका सफल हुआ नहीं और उससे पहले हम लोग क्या करने लगते हैं, बंटवारा के विषय में सोचने लगते हैं। हम इन सभी पर सारे आगे बात करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि आज हम लोग निबंध की जो शुरुआती चरण है उस पर हम लोग डिटेल्स बातचीत करने वाले हैं। यहाँ देखिए, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया है। 12वां नंबर देखिएगा, तो ये मैथिली भाषा में, हिंदी भी नहीं बनाया है और ना ही इंग्लिश में है, ये इंग्लिश और हिंदी को डायरेक्ट एक ही चीज़ों में लिख दिया गया है। मूस मोटइहें लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। सच बताऊं फ्रेंड्स, तो ये जब हम पढ़ते हैं तो मुझे हंसी आती है कि बीपीएससी जो प्रश्न बना रही है,
किस प्रकार के, मतलब भाषा तो है ही, यानी आपके अगर देखा जाए 8वीं अगर अनुसूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं में मैथिली भाषा को भी जगह दिया गया है। लेकिन खासतौर पे बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार हिंदी और उर्दू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैथिली भाषा में लिखा गया है। अब हम चलते हैं, इन सारी क्वेश्चंस को आपने देख लिया है, अब हम चलते हैं अपने चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपके साथ शुरुआत में बात किया था। अब देखिए निबंध, निबंध के बारे में जो सबसे पहली जानकारी होती है कि आपने देख लिया यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी को लेकर के कि यहाँ पर यूपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो 250 मार्क्स का होगा और 1000 से 1200 वर्ड लिमिट का होगा, आपने देख लिया है, ठीक है। और यहाँ बीपीएससी में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का होगा और 700 से 800 वर्ड पर ईच यानी पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात जो निबंध लेखन के बारे में जानकारी जो हम लोगों को लेनी चाहिए कि निबंध कितने प्रकार का होता है। यदि आप देखिए तो आप जानते हैं निबंध जो होता है, यहां देखिए एक होता है वर्णनात्मक, यानी वर्णनात्मक एक एक करके मैं डिफाइन करते चलता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक निबंध जब जहां तक कि विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं की बात होती है, जब बच्चे शुरुआत के कक्षा में रहते हैं तो बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वर्णनात्मक निबंध लिखे। जैसे बच्चे को गाय पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है, दीपावली पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है। तो इन तरह से जो पूछा जाता है शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के सेशन में, तो ये वर्णनात्मक होता है, ठीक है, आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए कल्पनात्मक, कल्पनात्मक क्या होता है, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कल्पनात्मक विषय पर निबंध दिए जाते हैं लिखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल यदि आप देखें तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये टॉपिक दे दिया गया, ठीक है, स्कूल में टीचर के द्वारा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इस पर आपको लिखना है, कल्पना करके, कल्पना के माध्यम से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में एक आता है, अगर आप इसको देखें, मेरे सपनों का भारत, ठीक है। अगर इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके कल्पना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है उसकी दिमागी क्षमताएं पैनी और विकसित होने लगती है, तब उम्मीद की जाती है खास करके परीक्षक के द्वारा या टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, कि विचार प्रधान, यानी विचार प्रधान निबंध लिखने को प्रेरित किया जाता है विद्यार्थियों से, खासकर कॉलेज स्तर पे। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बताऊं कि अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण समानार्थक नहीं है, तो ये एक प्रकार का विचार हुआ कि पश्चिमीकरण के बारे में आपके पास कुछ जानकारी है और आपका जो आधुनिकीकरण में जो आपने किन किन चीजों को परिवर्तन के दौर को देखा है, उन चीजों में विचार के परिवर्तन के बिंदु कहां पर नजर आए, उन चीजों को आप क्या कीजिए, यहां पर लिखिए। आप इसको एग्जाम्पल में आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि विचार प्रधान को लेकर के द्वंदात्मक, क्या कह सकते हैं, द्वंदात्मक, ठीक है, द्वंदात्मक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, द्वंदात्मक। लेकिन मैं बताऊं द्वंदात्मक जो निबंध होता है उसमें बहुत अच्छे होते हैं, उसको अगर आप सच में लिखें अच्छे से तो आपके मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जब ये चौथा चरण हो गया जिसको आप देख रहे हैं अमूर्त, ये चौथा चरण जो है आपका, इसमें निबंध की, इसमें जो होता है अमूर्त का शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ आप जानें तो अमूर्त का मतलब ही होता है कि वह जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, यानी वह जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, सिर्फ बुद्धि से समझा या विचारा जा सके। यानी अमूर्त में ये बात होती है, नॉलेज की बात नहीं आती है, ठीक है, इन बुद्धि की बात नहीं, जो नॉलेज की जो बात आती है, इंद्री से जो अनुभव करते हैं उस पर विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंद्री बेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंद्रियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, जो आपका जो बुद्धि आपने जो अभी अनुभव लिया है, ठीक है, इस पर आधारित होना चाहिए, आप उस पर बेसिस से आप लिखें। अब देखिए जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। यदि 2 शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक शब्द है मेरे पास श्रेष्ठ व्यक्ति, एक क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति, और एक मैं आपको दे दिया श्रेष्ठता, क्या लिखा, श्रेष्ठता, ठीक है, श्रेष्ठता। तो आप यहां देखिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति अनुभव का विषय हो सकता है पर श्रेष्ठता की अवधारणा अमूर्त है। श्रेष्ठ व्यक्ति एक अनुभव का विषय हो सकता है बट श्रेष्ठता की जो अवधारणा है यह अमूर्त है।
इसी प्रकार से आपके निबंध पूछे जाते हैं। हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड में कि अगले स्लाइड में क्या जानकारियां हम लोगों को लेनी चाहिए निबंध लेखन से संबंधित। अब देखिए, अब का जो लेखन की जो प्रक्रिया है, निबंध लेखन प्रक्रिया में किन किन चीजों से हम लोग को गुजरना चाहिए, क्या क्या हम लोग को समझना चाहिए, उन पर हम लोग आज विस्तृत बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो निबंध लिखने से पहले सभी स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय का सही अर्थ समझना, विषय का अर्थ सही समझना यानी क्या, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया यूपीएससी या बीपीएससी का जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया था, यही कारण था कि मैंने पहले प्रश्न दिखा दिया आपको कि प्रश्न आप जब देखे रहेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि किस प्रकार का प्रश्न की प्रकृति होती है और प्रश्न पूछा जाता है कमीशंस के द्वारा। तो सबसे पहले विषय का सही अर्थ समझना, जब आप विषय का सही अर्थ समझ जाएंगे तब आप लेखन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि विषय के अर्थ को समझे कैसे। सबसे पहली बात, सबसे पहली गलती यही की जाती है कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो विषय को समझ नहीं पाते हैं, और यही सबसे बड़ा गलती होता है नहीं समझने का, कि वो क्या करते हैं कि जिस दिशा में जाना चाहिए वो दिशा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में छोटी जानकारी आपको देता हूं। निबंध लेखन की जो पहली चुनौती होती है इस यह प्रक्रिया में, परीक्षार्थी निबंध को विषय को ठीक उसी रूप में समझे। फिर से सुनी, फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षार्थी निबंध के जो विषय आपको दिया गया है एग्जाम में, ठीक उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने सोचा था। यानी प्रश्न पत्र जो बनाया है कमीशंस के द्वारा, जो प्रश्न पत्र बनाया गया है, ठीक उसी रूप में आप समझे। यदि आप आप विपरीत समझ लेते हैं या कुछ अलग समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि मेन जो मूल प्रकृति है निबंध के विषय का, आप उससे अलग चले जाएंगे। दूसरा जो बातें आती है कि विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना, विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना। अब देखिए, जो खास तौर पे नए निबंध लेखक होते हैं उनके साथ समक्ष जो है एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि विषय को पढ़ करके उनके दिमाग में पर्याप्त बिंदु नहीं कौंधते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यानी जब आप निबंध विषय को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो है सो पर्याप्त बिंदु, इससे संबंधित जो यानी निबंध से संबंधित पर्याप्त बिंदु आपके दिमाग में नहीं कौंधते हैं। ठीक है, अगर निबंध का विषय साधारण यानी सामान्य अध्ययन का है, या उनके आपके किसी ने आपको कोई वैकल्पिक विषय लिए हैं, आप उससे जुड़ा है, तब तो आप आसानी से बना लेते हैं। लेकिन यदि आपका विषय अमूर्त या कल्पना प्रधान हो, जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात कर लिया है अमूर्त और कल्पना प्रधान निबंध के बारे में, तो आपके पास जो है पर्याप्त बिंदु उभर नहीं पाता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो हम लोगों ने 2022 का पेपर देखा है और बीपीएससी का 69 का पेपर देखा, 68 का पेपर सॉरी देखा है, आप वहां देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको मैं बताऊं, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। क्या आपने इस प्रश्न को सुनने के बाद, और ये सच बताऊं ये प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, क्या आपके दिमाग में कितने पर्याप्त बिंदु उभरे हैं? क्या आप इस प्रश्न को लिखने के लिए आप सामान्य महसूस कर रहे हैं? यदि नहीं महसूस कर रहे हैं, यही अमूर्त विषय का एक लक्षण है, यही अमूर्त विषय का एक लक्षण है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बिंदुओं को खोजने के लिए किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं एक बताऊं तो सबसे पहले शुरुआत के दौर में आपको क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर निबंध आए तो आप उससे विश्लेषण कीजिए। पहले विश्लेषण का आधार क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि विषय का सटीक अर्थ क्या है। विषय का मैंने क्या बोला? सटीक अर्थ। सटीक अर्थ क्या है? जब आप सटीक अर्थ पे चले जाते हैं, सटीक अर्थ क्या है, ठीक है, सटीक अर्थ क्या है, सटीक अर्थ जब समझ जाते हैं तो आप कई सारे पहले जवाब देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि विषय का जब सटीक अर्थ समझ लेने के बाद बारी आती है उन बिंदुओं को तलाश करना जिनके संयोजन से हम निबंध का ढांचा खड़ा करते हैं। निबंध का क्या खड़ा करते हैं? ढांचा खड़ा करते हैं। ठीक है, यानी निबंध के हम लोग ढांचा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ढांचा के बारे में बात करते हैं। जब निबंध का ढांचा आप खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर पर विद्यार्थियों को बिंदुओं की तलाश करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए उसे क्या होता है कि ढांचा
अब जब बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो आपको बहुत आसानी से निबंध लिखने में सहूलियत होगा। अब अगर अगले आगे हम देखें, तो सबसे पहले जो होता है कि विषय में ऐसे शब्द को चुनना चाहिए। यदि मान लिया जाए कोई ऐसा विषय आपके पास अगर आ जाए, जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर देखिए पानी में मछरिया, क्या है, पानी में मछरिया, यहाँ पानी है और यहाँ नौनो कुटिया, यहाँ नौनो कुटिया है, तो ये शब्द हो गया, ये अलग अलग शब्द हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि धर्म, शब्द को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, धर्म, विज्ञान, नांगर, फिर यहाँ विज्ञान तो हो ही गया, धर्म हो गया और आन्हर हो गया, यानी 4 शब्द आपने इसको क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अगर ठीक उसी प्रकार यूपीएससी में आप देखें, तो यूपीएससी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। यानी छप्पर मरम्मत, क्या है, छप्पर मरम्मत, यहाँ फिर हो गया समय, यहाँ है समय और यहाँ है धूप, धूप यानी खिली हुई, यानी 3 शब्द को, अब 3 शब्द से सोच विचार बनाने की आप कोशिश कीजिए कि ये क्या कहना चाहता है। जब ये क्या कहना चाहता है आप समझ जाएंगे, तो फिर आप लिखने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना और ढांचा क्रिएट करना। इससे आगे आता है, जब आपने इन चीजों को देख लिया, इसके बाद आपके विषय से जुड़े हुए कुछ उदाहरण, कुछ तथ्य, प्रसिद्ध कथन, कहानियां, घटनाएं आदि है या नहीं आपके पास, इन चीजों को आप क्या कीजिए, खोज कीजिए दिमाग में। आपके पास जो मैंने अभी उदाहरण स्वरूप कुछ बातें की है आपके साथ, क्या इस प्रकार की एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो फिर समझना है। जैसे इसके बाद हम आगे अगर देखें, क्योंकि व्यापक क्लेवर देने के लिए जब आप किसी निबंध को व्यापक क्लेवर देते हैं, यानी व्यापकता जब प्रस्तुत करते हैं, तो आपके पास इन उदाहरण, तथ्य, प्रसिद्ध कथन, कहानियां, घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके बाद देखें निबंध से जुड़े हुए बिंदुओं के खोजने के क्रम में, तो इसके बाद क्या, इसके बाद विषय के कथन को ध्यान से पढ़कर सोचिए कि क्या इसके पक्ष और विपक्ष, यानी क्या मैंने बोला, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में बहस की जा सकती है। आप क्या बहस करने के आपके पास इतने बिंदु है कि आप अपने बहस करने के मुद्दे को उभार सकते हैं अपने पेज पर। यानी इसको, इससे पहले मैंने आपको बोल दिया था, द्वंदात्मक शैली इसको बोलते हैं। जब आप द्वंदात्मक शैली विकसित कर सकते हैं, तो समझिए आपका निबंध लेखन जो माना जाता है उत्कृष्ट माना जाता है। यदि आप किसी भी विषय को लेकर के निबंध लिखते हैं, यदि आप द्वंदात्मक शैली में लिखते हैं, तो आपके विषय को, आपके लेखन शैली को परीक्षा के द्वारा उत्कृष्ट शैली के रूप में माना जाता है। यानी निबंध की कसावट बेहतरीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निबंध की जो कसावट होती है बेहतरीन होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे कि इनके तहत और क्या होना चाहिए। जब आप विषय से जुड़े हुए बिंदु को खोजते हैं, तो इसके अंतर्गत एक बात और आती है कि बिंदुओं की तलाश करने का एक सबसे आसान जो तरीका मैं मानता हूं, सबसे आसान तरीका मैं मानता हूं कि आप विश्लेषण के आधार पर देखें। तो आपके पास ये आधार होना चाहिए, ये जो आधार जनरल आप लोग जानते होंगे, क्या, क्यों, क्या, क्यों, कब, कब, कहां, कौन, कैसे। इस तरह से अगर मान लिया जाए कोई शब्द का जानकारी के प्रस्तुतिकरण में अगर इन चीजों पर आप बात कर लेते हैं, तो समझिए आपके पास ये भी एक आसान तरीका माना जाता है बिंदुओं को खोजने के क्रम में। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं कि आगे आगे देखिए, अगर इससे के बाद आता है, इसी विषय पर बिंदुओं की तलाश करने का एक व्यावहारिक और लोकप्रिय तरीका और भी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपके साथ मैं आगे और बात करूंगा कि बिंदुओं की खोजने के लिए आपके पास कुछ आता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक। क्या इन स्तर पे आप इस बिंदु को टच कर पाने में सक्षम है या नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्या है। अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर लिया, समझ लिया कि इन बिंदुओं को खोजने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। अब हम चलते हैं आगे, निबंध की रूपरेखा बनाना, निबंध की रूपरेखा बनाना। ठीक है, अब निबंध की रूपरेखा बनाना, जब आपके पास बिंदु, आपने इससे पहले वाले चरण में देखा कि बिंदु को एकत्रित हो जाने के बाद अगली चुनौती जो खास करके निबंध लेखन से संबंधित आती है, व्यवस्थित करने की। क्या आती है? व्यवस्थित करने की।
इस व्यवस्थित ढांचे को हम निबंध की रूपरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है मेरा, यानी जो व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूपरेखा बोलते हैं। जब आप रूपरेखा बना लिए, यानी आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट हो जाना चाहिए कि हम क्या क्या बिंदु को जिक्र करने वाले हैं। तब आता है मेरा चौथा चरण, आता है भूमिका लिखने के तरीके। अब आता है भूमिका लिखने के तरीके। अब मैं बता रहा हूं, रूपरेखा बना लेने के बाद अगला चरण जो है भूमिका लिखना, यही वह चरण है जहां से आपका निबंध, वास्तविक निबंध लेखन शुरू होता है। क्या होता है? वास्तविक निबंध लेखन शुरू होता है। अभी तक जितने भी आपने चरण योजना को देखा, ये आपके क्रियान्वयन की शुरुआती क्या था? प्रक्रिया की शुरुआती चरण था। आपने जो देखा, प्रथम विषय पर सही अर्थ को समझना, बिंदुओं को खोजना, निबंध की रूपरेखा बनाना, यह आपका शुरुआती चरण था। अब निबंध लेखन की जो विस्तृत जानकारी के जो प्रथम चरण है, यह है निबंध लिखने की तरीके को समझना। अब इस अर्थ में भूमिका निबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्या होता है? भूमिका निबंध लेखन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसी से तय होता है। आप लोग जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं, आप लोग गौर से सुनेंगे, क्योंकि हर चीजों को लिख पाना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी से तय होता है कि परीक्षक यानी पाठक, जो भी आपके पढ़ने वाले निबंध हो या आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन चेक करने वाले हो, परीक्षक को आपके निबंध में रुचि महसूस होगी या नहीं। अगर भूमिका कमजोर हो तो वह इस बात का पूरा खतरा होता है कि परीक्षक आगे का निबंध या तो पढ़ेगा नहीं, या तो पढ़ेगा भी तो अनमने ढंग से पढ़ेगा, यानी पढ़ने में उनको दिलचस्पी नहीं होगी, ठीक है। इतना ही नहीं, भूमिका पढ़कर अगर उसकी यह पूर्व धारणा बन गई, यह उम्मीदवार निबंध लेखन में कमजोर है, तो समझ लीजिए कि शेष पूरे निबंध में अच्छी अभिव्यक्ति करने के बावजूद संभवतः आप ये मान के चलिए कि आपके निबंध लेखन का जो मार्क्स होगा, आपको या तो नकारात्मक प्रभाव डाल देगा, यानी कम मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक इसके विपरीत आप सोच के देखिए, यदि एक आकर्षक भूमिका परीक्षक को बाध्य कर सकती है कि वह निबंध को पूरी रुचि और संजीदगी के साथ पढ़े। आप समझ पाए होंगे कि निबंध की कितनी बड़ी भूमिका है। निबंध में खासकर भूमिका लिखने के लिए कितनी बड़ी इसका रोल होता है। आपने दो चीज देखा, एक आकर्षक निबंध भूमिका, और आपने क्या देखा, एक यदि निबंध की जो भूमिका कमजोर है तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके मार्क्स पर। यानी आप ऐसा भूमिका लिखें कि जो पढ़ने वाले हो या परीक्षक हो, वो आपको आपके निबंध को पूरी रुचि के साथ यानी संजीदगी के साथ पढ़े, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब आपके पास ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम जो है भूमिका कैसे लिखें, ये क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। मैं इन चीज पर बात कर लेता हूं आपके साथ। अब देखिए, जब इस कड़ी में जब आप आते हैं तो सबसे पहले विचार आता है भूमिका में कि मैं आपको कुछ कुछ विचार देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब इससे क्या होगा कि आप इसको लंबे समय तक याद रखेंगे। अब देखिए, भूमिका में बहुत अधिक तथ्य और सूचनाएं देने से बचें। सबसे पहली मैं आपको एक हिदायत के तौर पे कहता हूं कि भूमिका में बहुत अधिक जो है तथ्य या सूचनाएं देने से बचें, ठीक है। सूचना देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से भूमिका क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाती है। और तथ्य देने से ही बहुत कम तथा चौंकाने वाले तथ्य दें। यदि आपको मान लिया जाए कुछ ऐसा तथ्य देना हो, तो आप यूनाइटेड नेशंस का या वर्ल्ड लेवल का कोई, अगर मान लिया जाए इंस्टीट्यूट्स हो, फाउंडेशन है, अगर उसका कोई ऐसी रिपोर्ट आया है जो चौंकाने वाला है, तो आप क्या कीजिए, दीजिए, जो परीक्षक को पढ़ने के बाद लगे कि ये एक नया चीज मुझे जानने को मिला, ठीक है। तो विषय का अर्थ या महत्व को स्पष्ट करने में प्रभावी हो। जब आप कोई तथ्य देना ही चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा तथ्य या सूचना दीजिए जिससे क्या लगे कि आपका जो विषय वस्तु है निबंध का, वो आपका क्या करे, अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक महसूस करे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या जानकारी और लेना चाहिए इससे संबंधित भूमिका के बारे में और जो बातें आती है। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर भूमिका लिखना कितना चाहिए। तो भूमिका मैं कहूंगा जितना वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट का 10% के आसपास लिखिए। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर यूपीएससी का अगर आप भूमिका की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी 1000 से 1200 है, तो आपको मैं कहूँगा 100 वर्ड के आसपास लिखिए। यदि आप बीपीएससी का भूमिका लिखने जा रहे हैं तो आप 70 से 80 वर्ड्स में आप भूमिका को रखने की कोशिश करें। यानी कि अगर इसका आधार मैं मानूं तो पूरे वर्ड लिमिट का 10%, इसके पूरे वर्ड लिमिट का 10% ही लिखें,
ठीक है। दूसरी बात, सर भूमिका कैसा लिखना चाहिए? जिस प्रकार से मैं आपके सामने जो डिस्प्ले पर दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए, लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए? मैं कहूँगा कि भूमिका एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाए तो बेहतर है। भूमिका एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाए तो बेहतर है। नहीं तो उससे क्या होगा कि ज़रूर अनुच्छेद में लिखने में कोई बहुत सारी समस्या आने लगती है। ठीक है, इसलिए प्रयास करना चाहिए पैराग्राफ में होना चाहिए, और पैराग्राफ के साथ ही एक पैराग्राफ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि जरूरी नहीं है कि आपकी भूमिका पहले वाक्य से ही विषय से जुड़ती हुई दिखे। आप ध्यान दीजिएगा इन बिंदुओं पर जो मैं बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं भूमिका में ये आपका डायरेक्ट विषय वस्तु से टच करना चाहिए, जुड़ती हुई हो। आप यह भी लिख सकते हैं, भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं प्रतीकात्मक उदाहरण से या कोई घटना से आदि से कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि आपको पूरा जो घटना या कोई प्रतीकात्मक उदाहरण जो आपके विषय का सारगर्भित एक स्पष्ट अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो, जिस प्रकार मैंने तथ्य के बारे में बातचीत किया था। अगला चरण आता है कि भूमिका लिखने में और अगर कोई जानकारी हो तो इसके बारे में कि आपके पास परीक्षा में पर्याप्त समय हो तो मैं कहूँगा, मेरा जो अंतिम सुझाव अगर भूमिका से संबंधित आप यदि माने तो मैं कहूँगा कि आपके पास परीक्षा में पर्याप्त समय हो तो पहले पूरी भूमिका रफ पृष्ठ पर लिख लें, और घर पर आप अपने रूम पर क्या करें, 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके जाएं हर प्रकार से। अगर मूर्त विषय पर अगर लिखने जा रहे हैं उस पर 2-4 बार क्या करें, पहले लिख कर जाएं, जिससे कि आपको वहां पर काट-छाट करने की जरूरत ना पड़े या कुछ बातें आपके दिमाग से हट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है भूमिका आपके पूरे जो निबंध लेखन का आधार तय करेगा, परीक्षा का आधार तय करेगा कि कितना मार्क्स आपको देने वाला है, वो पढ़ता है कि नहीं निबंध आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो पांचवा चरण आता है कि मुख्य विषय वस्तु को लिखना। क्या आता है? मुख्य विषय वस्तु को लिखना। ठीक है। अब देखिए, जो भूमिका लिखने के भूमिका, ये तो देखा भूमिका के रूपरेखा, भूमिका लिखने के तरीके के बारे में। अब देखिए तरीके में जो आता है इसके बारे में, ये तो रूपरेखा मेरा जो इतने सारे मैंने बातचीत किया कि, और तरीका के बारे में देखिएगा तो ये जो निबंध की रूपरेखा हो गया भूमिका की लिखने की तरीके में, कि हर तरीके के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, आप इसको कोई कहानी से शुरू कर सकते हैं, घटना से शुरू कर सकते हैं, उदाहरण पर कोई आधारित कर सकते हैं। दूसरा बात आता है कि कोई प्रसिद्ध कविता आपके पास हो तो कविता से भी शुरुआत कर सकते हैं, चौंकाने वाले तथ्य से भी शुरुआत कर सकते हैं भूमिका को, किसी नकारात्मक धारणा से भी खंड से शुरुआत कर सकते हैं। यानी मान लिया जाए कि आपका विषय वस्तु लेखन जो है निबंध का, कुछ ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति की है, आप इसको सकारात्मक जो तथ्य है या कोई धारणा है या कोई पद्यात्मक है या कोई वाक्यांश है, इससे भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपका क्या होता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। या आप अपने निजी अनुभव से भी प्रारंभ कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई निजी अनुभव है तो इससे भी भूमिका में शुरुआत कर सकते हैं, जिससे किसी भी माध्यम से आप करें, आपका जो विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए आगे चल करके। ठीक है, प्रश्न पे भी आधारित होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है मेन बॉडी से रिलेटेड मुख्य विषय वस्तु लिखना। क्या आता है? मेन बॉडी लिखना। मेन बॉडी देखिए, भूमिका लिखने के बाद निबंध लेखन का कार्य पूरे प्रवाह में आ जाता है, और आपको निष्कर्ष से पहले का लगभग जो आपने 10% लिख दिया है, उसके बाद 70 से 80%, अगर मैं कहूं 70 से 80% जो बातें होती है, शब्द जो होता है आपके द्वारा जो बातें लिखी जाती है, वो भूमिका में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आपने 10% पहले दे दिया है। 70 से 80 से 90% आपने क्या किया, मुख्य विषय वस्तु में यानी बॉडी पार्ट में दे दिया है। तो आप लास्ट में 10% रख लीजिए, किसके लिए? निष्कर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं जो इसमें जो कुछ बातें होती है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। मुख्य विषय वस्तु के लिए हमें पहले से बिंदुओं का एक निश्चित तार्किक क्रम बना लेना चाहिए और यथासंभव उसी के अनुसार लेखन कार्य करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास जो डायमेंशन, कितने डायमेंशन से लिखने वाले आप हैं, कैसे अप्रोच करने वाले हैं आप अपने इस विषय को, इस प्रकार ये जो बातें जितनी भी है, आप एक क्या कीजिए, रूपरेखा पहले ही बना लीजिए, जो मैंने आपको शुरुआत के बिंदुओं में मैंने जिक्र कर किया था। अब आगे चलते हैं, जिससे क्या होता है कि मुख्य विषय वस्तु लिखते समय जो सबसे बड़ी चुनौती
बनाए चुनौती जो एक होता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक अपने जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, ये होता है प्रवाह को बनाना। क्या होता है? सतत प्रवाह को बनाना। सतत प्रवाह, ठीक है, सतत प्रवाह को बनाना, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूटी है, सतत प्रवाह को बनाए रखना, आपको अपनी बात इस तरह रखनी चाहिए कि हर अगला वाक्य पिछले वाक्य का तार्किक परिणाम लगे, और हर नया वाक्य अनुच्छेद पिछले अनुच्छेद का स्वाभाविक अगला पड़ाव महसूस हो। ठीक है, जब इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपका लेखन शैली एक उत्कृष्ट माना जाता है, और परीक्षक को पढ़ने में दिलचस्पी आती है। और आपके समझ लीजिए, इसका अगर दिलचस्पी आ रही है तो आपके मार्क्स पर किसी के और के तुलना में, यानी अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो किसी और के तुलना में आपको अधिक मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अब आता है छठा चरण, निष्कर्ष लिखना। क्या आता है? निष्कर्ष लिखना। मुख्य विषय वस्तु लिख लेने के बाद निबंध का जो अंतिम चरण आता है, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जाता है, वो चुनौती होता है निष्कर्ष लेखन से संबंधित। निष्कर्ष भी भूमिका की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर एक अर्थ में समझे तो निष्कर्ष का महत्व भूमिका से भी अधिक होता है। क्या होता है? भूमिका से भी अधिक होता है, क्योंकि निबंध के अंत तक पहुंचते पहुंचते प्रायः परीक्षक जो होते हैं निबंध के शुरुआती हिस्सों के बारे में भूल चुके होते हैं। आपने शुरुआत में भूमिका में क्या लिखा, अपने मेन बॉडी में क्या लिखा, वो कई सारे पॉइंट्स उसके दिमाग से क्या होता है, हट गया होता है। और अंतिम चरण में जब निष्कर्ष पढ़ता है तो निष्कर्ष की जो बातें होती है, जो प्रायः निबंध के जो निष्कर्ष जो खासकर बात होती है, वो चमत्कृत या कई ऐसी बातें होती है जो नाराज करने वाला होता है, आपके जो मेन बॉडी में होता है वो याद रहता है, बाकी कई सारे इंपॉर्टेंट बात हट भी जाता है। इसीलिए जब निष्कर्ष लेखन करते हैं तो आप निष्कर्ष लेखन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। जो आपके पास कितना होना चाहिए वर्ड लिमिट? 10 से 15% होना चाहिए। पूरे निबंध का 10 से 15% वर्ड लिमिट में आप निष्कर्ष लिखें। आपको मैं इसका रीजन बताता हूं, निष्कर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छे निष्कर्ष की एक पहचान यह भी होती है कि उसे पढ़ते ही एक पूर्णता जैसा महसूस हो। यानी परीक्षक पढ़े निष्कर्ष आपका, आप जब ऐसे लिखते हैं तो उसे क्या लगना चाहिए? परफेक्शन जैसा महसूस होना चाहिए, यानी पूर्णता महसूस होना चाहिए, परफेक्शन महसूस होना चाहिए। जिस प्रकार भूमिका खत्म होते ही परीक्षक को जिज्ञासा भर जाता है। आपका भूमिका के बारे में मैंने बताया था कि भूमिका पढ़ने से ही जो परीक्षक होते हैं उसमें खासकर एक दिलचस्पी जग जाती है कि ये निबंध को पढ़े या ना पढ़े। उसी प्रकार जब आपका जो निष्कर्ष पढ़े तो परीक्षक को लगना चाहिए कि नहीं, अब मतलब इस निष्कर्ष से संबंधित जो है चर्चा और बहस का कोई अब वाक्य बचा नहीं है। यानी उसको लगना चाहिए कि ये जो बातें लिखा गया है ये मुकम्मल अंत तक पहुंच गई है, इसके बाद कुछ भी लिखे या कहे जाने की जरूरत नहीं बची है। यानी पूर्णता का एहसास एक अच्छे निष्कर्ष की आधारभूत पहचान होती है, जिसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होता है। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे लेखन शैली का, निबंध लेखन शैली का, तब जाकर के आपको क्या होता है, इस प्रकार का निष्कर्ष की आप उम्मीद करते हैं खुद से। अब आता है नेक्स्ट कि निबंध का पुनरीक्षण करना। देखिए ये वैकल्पिक है, मैं कहूँ वैकल्पिक इस आधार पे मैं कह सकता हूँ, यदि आपके पास समय बचा हो, ये समय बचा हो तब आप करें। यदि समय आपके पास नहीं है तो आप पुनरीक्षण मतलब क्या होता है, अवलोकन करना, खुद की चीज़ों को देखना कि कहाँ मैं गलती लिखा हूँ, कहाँ मैं सही लिखा हूँ। अगर मान लिया जाए कहीं बीच में वाक्य में कहीं गलती हो गई है, शुद्ध अशुद्ध की बात हो गई है, तो उन चीज़ों को क्या करना, विस्तृत के साथ देख लेना और सही कर लेना कि मुझे इसका मार्क्स कटे नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि यदि आपके पास समय है तभी आप इसको क्या करें, लिखें। दोस्तों मैं एक चीज बातें बताना लगता है मैं भूल गया हूं कि प्रभावशाली निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। प्रभावशाली निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली निष्कर्ष के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका निष्कर्ष प्रभावशाली कैसा होना चाहिए। समाधान एवं संभावना पर आधारित निष्कर्ष होना चाहिए, यानी कोई फ्यूचरिस्टिक वे में होना चाहिए, भविष्य उन्मुखी होना चाहिए आपका, तो कोई समाधान दिखाना चाहिए आपका, संभावना तलाशना जैसा होना चाहिए आपका जो निष्कर्ष। अगर नेक्स्ट देखिए तो चेतावनी और संभावित खतरों पर आधारित निष्कर्ष होना चाहिए। यानी मान लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है तो आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अगर निष्कर्ष लिख रहे हैं तो आप अपने चेतावनी को दिखाइए कि यदि इस तरह से अगर नहीं अवलोकन को ध्यान में रखा गया ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ों को, तो क्या हो जा सकता है,
इसका चेतावनी के आधार पे इसका खतरा बहुत व्यापक हो सकता है, जनमानस की हानि बहुत व्यापक स्तर पे हो सकता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कविता या प्रसिद्ध कथन से भी लिख सकते हैं। कोई लास्ट में कविता लिख दीजिए या उद्धरण के साथ आप इसको शुरुआत लास्ट में कर सकते हैं। संपूर्ण निबंध के सार के रूप में निष्कर्ष को आप लिख करके भी लिख सकते हैं कि पूरा, अगर मान लिया जाए आप चाहते हैं कि इन तरह से नहीं लिखना, तो आप पूरे निबंध का जो निचोड़ आपका है, सार जिसको कहते हैं आप, इससे भी लिख करके आप समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका भूमिका से, बॉडी पार्ट से जुड़ते हुए महसूस होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अपने खासतौर पे जो मेन पार्ट आता है, ये देखिए, ये क्या है, बेहद जरूरी बातें निबंध से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये जो बेहद जरूरी बातें निबंध से रिलेटेड है, और कई सारी बातें हैं यहाँ पे जो मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, आयोग क्या चाहता है, प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, एक एक चीजों पर मैं बात, इस निबंध के विभिन्न पहलू, बीमाएं यानी डायमेंशन, कितने डायमेंशन से लिखे जा सकते हैं, इन सारी चीजों पर। अच्छा, एक और देखिए, विकास का स्तर क्या होना चाहिए निबंध लिखने के लिए, और व्यापक निबंध कैसे लिखा जाए, अधिक से अधिक मार्क्स कैसे हम लोग लें, इसके लिए जो है मैं आपको और विस्तृत तरीके से जानकारी लेने के लिए आप जो है पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है, आयोग कैसा देख, ऐसे की उम्मीद करता है, आपको अधिक मार्क्स कैसे मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनसे संबंधित और सारी जानकारी, सारे विषय पर डिटेल्स दूंगा। धन्यवाद।